केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023 और 24 का बजट पेश किया है, जो आम बजट है। और उस बजट में क्या कुछ नई चीज़ें निकल कर आई हैं, उससे आम लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसी सिलसिले में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट रोहित भल्ला जी। और उनसे हम जानेंगे कि नॉर्मल शब्दों में जानेंगे कि ये पूरा बजट क्या है और उससे क्या कुछ असर पड़ने वाला है। सर, जो ये बजट पेश हुआ है सबसे पहले, जी। उसमें जो निर्मला सीतारमण जी हैं उन्होंने बोला है कि 7 लाख तक का जो पर एनम की इनकम है लोगों की, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे क्या कुछ असर पड़ेगा? ये एक्चुअली जो मुझे लगता है, दिस इज़ एन इलेक्शन ईयर 24। सो जो भी बजट आया है, दिस इज़ कीपिंग इन माइंड कि हमारा इलेक्शन है 2024 में। ये पांचवा और आखिरी बजट अपने ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर का है। और इसमें उन्होंने एक मिडिल क्लास अर्निंग लोगों के लिए, देशवासियों के लिए एक टैक्स रेट में टिंकरिंग की है, जिससे कि आम आदमी को, जो हमारे मिडिल इनकम वाला है, उसको विशेष रूप से फ़ायदा होने वाला है। इसमें एक तो न्यू रिजीम को इन्होंने ज़्यादा प्रमोट किया। हम लोग का इनकम टैक्स में दो तरह की रिजीम होती है, एक ओल्ड रिजीम और एक न्यू रिजीम, जो लास्ट ईयर मैडम सीतारमन लाई थी। इस रिजीम में डिडक्शंस जो होते हैं, रिबेट्स, उसको काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर चुकी थी। और इस साल उन्होंने उसी रिजीम को कैरी फॉरवर्ड करते हुए, जो लिमिट पहले थ्रेशोल्ड इनकम लिमिट 5 लाख थी, कोई टैक्स नहीं था, अब उसको उन्होंने 7 लाख रुपीज़ कर दिया है। और पहले जो 6 स्लैब्स थे टैक्स रेट्स के, अब उसको रिड्यूस करके उन्होंने 5 स्लैब रेट्स कर दिया है। तो इससे ओवरऑल जो एसएससी है मिडिल क्लास वाला, उसको विशेष रूप से फ़ायदा होने वाला है। 9 लाख रुपए तक का उसका टैक्स रेट जो आएगा, इफेक्टिवली 5% आएगा। और जो जिसकी इनकम 12 लाख रुपए तक के आसपास की है, उसको इफेक्टिव रेट उसका 10% आएगा। तो इसमें काफ़ी रिडक्शन है टैक्स रेट्स में, बेसिकली मिडिल क्लास इनकम के लिए। इसके अलावा our honorable finance minister has pushed has attempted to push the infrastructure substantially। और उस पे एक्सपेंडिचर्स उन्होंने काफ़ी बढ़ा दिए हैं इस साल में प्रपोज बजट में। फॉर द फिजिकल ईयर 23-24 में जो बजटेड उनके टोटल रिसीट्स हैं, अदर देन बोरोइंग्स, इज़ एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 27 लाख करोड़। जो एक्सपेंडिचर है एस्टिमेटेड, वो 45 लाख करोड़ का है। जो टैक्स रिसीट्स हैं वो 23 लाख रुपीज़ करोड़ की हैं। फिजिकल डेफिसिट जो है वो 5.9% ऑफ द जीडीपी है। उससे होगा क्या कि इन्फ्लेशन रेट हमारा कम होगा। जो आम आदमी को जो इस समय हर चीज़ महंगी मिल रही है या महसूस होती है, जो महंगी मिल रही है, बिकॉज ऑफ वेरियस एक्सटर्नल रीजंस एंड इंटरनल रीजन। एक्सटर्नल रीजंस जो इंडिया के बाहर के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, कोविड है, चाहे यूक्रेन रशिया वॉर है, चाहे इंटरनल प्रॉब्लम्स है, उसको लेते हुए हमारा जो ये 5.9 का जीडीपी का डेफिसिट प्रपोज है, उससे आम आदमी को जो महंगाई बढ़ रही है उसमें कुछ हद तक रिलीफ मिलने की उम्मीद है। डायरेक्ट टैक्सेस में जो एक मेजर प्रपोजल्स किए गए हैं, जो चाह रही है सरकार, तो ईज़ ऑफ कंप्लायंस के लिए है, उसके लिए एक फेयर अटेम्प्ट है। और ये जो अभी रिसेंटली देखा भी है कि डायरेक्ट टैक्सेस में और इनडायरेक्ट टैक्सेस में काफ़ी प्रोसेसिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स बहुत फास्ट हुए हैं। जो पहले तकरीबन 70 दिन लेते थे, वो आज की तारीख में रिड्यूस होकर करीब 11 दिन से 15 दिन के बीच में आ गया है। बहुत सारे ऐसे भी इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं जो कि 24 घंटे में प्रोसेस हो जाते हैं, और आम आदमी को उसका जो भी रिफ़ंड है वो मिल जाता है। कि जो महिलाएं हैं उनको जो उनकी जो बचत है, जो सेविंग है, वो 2 लाख अगर करेंगी तो उनको 7.5% का उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। राइट। और बुजुर्गों के लिए भी कुछ इस बजट में पॉलिसी लाई गई है, तो सर उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये 2 लाख रुपए के तक के इन्वेस्टमेंट पे फीमेल लेडीज़ को इन्होंने 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट का गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं जो कि लाना चाह रही हैं फाइनेंस मिनिस्टर। स्पेशल विशेष छूट मिली है सीनियर सिटीजन्स। सीनियर सिटीजन्स मीन्स एजेड 60 ईयर्स और मोर। इसकी पहले लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट
15 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की थी, जो कि बढ़ा करके अब 30 लाख रुपीज़ कर दी गई है। तो एक सीनियर सिटीजन जो कि पेंशन पर या एफडीआर इंटरेस्ट पर बहुत हद तक डिपेंडेंट होता था, उसको एक बहुत बड़ा ग्रेस पॉइंट मिला है कि वो उसकी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो अब वो लॉन्ग टेन्योर के लिए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सब्जेक्ट टू लिमिट ऑफ 30 लाख रुपीज़ एक आदमी के लिए मिडिल इनकम आदमी के लिए वो कर सकता है, जो कि थ्रेशोल्ड लिमिट पहले 15 लाख रुपए की थी। तो ये एक इमीडिएटली डबल कर दिया गया है। तो उसकी सेविंग्स एक तो उसके पास में रहेगी, उसको एक फ्यूचर में मालूम रहेगा कि उसकी इंटरेस्ट जो है वो बार बार टिंकरिंग नहीं की जा रही है, और उसको एक परमानेंट इंटरेस्ट की एक सोर्स मिल जाएगा जिस पे वो लाइफ अपना बना सकता है। और सर, जो अभी जीएसटी में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया गया है, और जो व्यापारी हैं उन पर क्या इसका असर पड़ेगा, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? जीएसटी रेट्स में कोई उन्होंने कमी नहीं लाए हैं, सेम लाए हैं। 48 काउंसिल में जो उन्होंने चेंजेस किए थे लास्ट, वही किए गए हैं। कस्टम्स ड्यूटी में हल्के से टैक्स रेट्स को कम किया है इन्होंने, बट इसमें आम आदमी को अल्टीमेटली जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको टैक्स रेट्स, जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का कम हो जाएगा तो आम आदमी को वो उनको पास ऑन करने की एक कंप्लायंस मैंडेटेड है कि उसका एमआरपी कम किया जाएगा। तो उम्मीद ये की जाती है कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की प्राइसेस कुछ कम होंगी। और सर, जो अभी हुआ है कि 50 राज्यों को सरकार जो कर्ज देगी वो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, नई ट्रेनें चलाई जाएंगी और बहुत सारी स्कीम आई है, तो सर सरकार इसको किस तरीके से मैनेज करेगी? कहाँ से ये जो है पैसे आएंगे? क्या वो आम जनता से ही फिर से लेके उनको वापस दिए जाएंगे? ये सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा निर्भर कर रही है, इसलिए क्योंकि जब हम सपोज़ 2 लाख करोड़ रुपए किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं तो एक उस पर साइकिल बन जाता है। वो पैसा गवर्नमेंट का आम आदमी को किसी तरह से मिलता है। अब जैसे इनकी एक स्कीम है कि हर स्टेट में एक मॉल लाएंगे जहाँ पर उस स्टेट का जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे राजस्थान का है, अब राजस्थानी प्रोडक्ट्स कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है या नेशनल टूरिस्ट होगा, तो उस मॉल में जा कर के उसको उस स्टेट का तो प्रोडक्ट मिलेगा बेस्ट प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर स्टेट का। जो स्कीम है वो अदर स्टेट्स की भी जो अच्छी चीज़ें हैं वो उस मॉल में मिलने की के लिए प्लान किया गया है, और उस पर भी गवर्नमेंट ने काफ़ी फंड एलोकेट किया है। तो इस तरह से कोई भी टूरिस्ट आ रहा है तो इस पर्टिकुलर जगह जा कर के वो मॉल में स्पेसिफिकली उस स्टेट का और बाहर के स्टेट्स का भी जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो परचेज़ कर सकता है। इससे होगा क्या कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं या लोकल वीवर्स हैं या लोकल आर्टिजन्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को बेटर सेल कर पाएंगे, डिस्प्ले कर पाएंगे, सेल कर पाएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से ये पूरा बजट पेश हुआ है उस पे जो मिडिल क्लास है, जो आम जनता है, जो उससे नीचे वाले लोग हैं, उनको क्या कुछ फ़ायदा मिलेगा? आपका इस पे क्या कुछ, आपकी क्या ओपिनियन है, क्या राय है? बेसिकली दो तरह से गवर्नमेंट के हैं कि इंक्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर, वो एक साइकिलिंग कर देती है, अवेलेबिलिटी कर देती है फंड्स टू दी लोकल, जहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वहाँ पर आम आदमी को वो बेनिफिट मिलता है। जब पैसा उसके हाथ में होगा तो वो खर्च कर सकेगा। जब वो खर्च करेगा तो इकॉनमी अपने आप ही एक रिसाइकलिंग मोड में चली जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि अब नए एरियाज़ को डेवलप किया है गवर्नमेंट ने, जहाँ पर वो जो 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 नॉर्मल सिटीजन्स हैं उनको हर तरह से, जिस तरह से गवर्नेंस में फ़ायदा हो सके, उसका एक कोशिश बहुत स्ट्रिक्ट कंप्लायंस की जा रही है। मैंने अपने प्रैक्टिस में ये देखा है कि आज से 25 साल पहले जो गवर्नमेंट फंड्स होते थे वो एक सिटीज़न के हाथ में नहीं मिलते थे डायरेक्टली। तो एंड रिज़ल्ट क्या होता था कि जो गवर्नमेंट का इतना मेजर एक्सपेंडिचर है वो मिसयूज़ होता था। आज की तारीख में वो मिसयूज़ होना बहुत ही मिनिमाइज़ हो चुका है।
तो पैसा अब डेवलपमेंट पे ज़्यादा लग रहा है और मिस यूटिलाइजेशन कंपैरेटिवली कम लग हो रहा है। आई फील जो एक्सपेंडिचर पार्ट है वो बहुत ही अच्छा प्लान करके ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया है, एंड आई होप दैट वी आर एबल टू our nation is able to perform the vision of what our prime minister, the finance minister, and the overall governance wants to do in the coming times. We have become the fifth largest economy of the world from 10th largest economy, and we should be second or the third largest economy, I hope, in my lifetime. And this can be done only by the good vision of our government. एक ये जो 10th से हम 5th आ गए हैं, ये आसान काम नहीं था, और ये पार्ट एक बजट ही उसको प्ले करता है बहुत इम्पॉर्टेंट. तो आई थिंक सो दिस टुडे वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे in that thought process.